नमस्कार। आज फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर। उस प्रदेश पर जो राजनीतिक लिहाज से पूरे देश की राजनीति पर ठीक ठाक असर डालने की क्षमता रखता है। उस प्रदेश पर जो दोनों धड़ों के लिए एक सियासी जमीन बन चुका है, केंद्रीय जमीन बन चुका है। उस प्रदेश पर जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सजग है। वो चाहती है कि जिस प्रदेश के अयोध्या, राम मंदिर, काशी, मथुरा जो बीजेपी की राजनीति का केंद्रीय कोर है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सबसे बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, जिसको लेकर के बीजेपी की रणनीति यह है कि मंदिर बनाने के बाद 80 के 80 क्यों न जीत जाए, ताकि बार बार जो नरेंद्र मोदी 2047 का ख्वाब दिखा रहे हैं उसको हकीकत में तब्दील करते हुए कहें कि अब तो हम कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए वो जरूरत पड़ती है तो जयंत चौधरी के गठबंधन को भी तोड़ लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो कई ओबीसी दलित नेताओं को भी इस तरह से उकसाते हैं ताकि वो विपक्षी दलों के गठबंधन से दूर हो जाए। और वहीं विपक्षी दलों ने भी अपनी तमाम बाधाओं और मुश्किलों को पार करते हुए इंडिया गठबंधन कर लिया और कल उसका औपचारिक ऐलान भी हो गया। तो क्या है इंडिया गठबंधन की रणनीति और क्या है बीजेपी की रणनीति? इन दोनों की काट कहां है और क्या वजह है कि जयंत चौधरी जब ये देख रहे होंगे कि 17 सीटें कांग्रेस को मिल गईं, 63 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गईं और अब समाजवादी पार्टी अपने बाकी दलों के साथ बैठकर उन्हें एडजस्ट करने की रणनीति में शुरू हो गई होगी। जयंत चौधरी सोच रहे होंगे कि हमें कितने मिले, क्या मिला। आज जयंत चौधरी जब ये सब देख रहे होंगे तो उनका दिल क्या कर रहा होगा। आज पूरी वीडियो में इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि बीजेपी की रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर के, विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी उत्तर प्रदेश को लेकर के, और अगर इसी दिशा में चुनाव हुआ तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आज बात यहीं से शुरू करते हैं कि एक बात है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। भारतीय राजनीति में बशीर बद्र का ये शेर शायद गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इसकी दूसरी लाइन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और वो दूसरी लाइन ये कहती है कि दुश्मनी कितनी भी करो, लेकिन जब हम दोस्त होते हैं तो उसके लिए हम कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं देखते, और दोस्त होना होता है तो हो जाते हैं, भले ही कितनी भी दुश्मनी रही हो। आज बात शुरू करते हैं जयंत चौधरी से, क्योंकि इंडिया गठबंधन होने के बाद जो एक शख्स जो इस गठबंधन के कोर में हुआ करते थे, बिना उन पर बात किए ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। जयंत चौधरी, जिन्होंने पहले के दिनों में भी ये कोशिश हो रही थी कि जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं, जयंत चौधरी किस दिशा में जाने वाले हैं, और इसको लेकर के लगातार एक कयास हो रहा था। कभी खीर और दूध का प्रतीक आ जा रहा था तो कभी चवन्नी का, लेकिन जयंत चौधरी ने अपना दिल हार दिया और एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा उस तरह से नहीं हुई है, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, और यह मुश्किल जयंत चौधरी के सामने एक गंभीर मुश्किल बनकर के खड़ी है। कल्पना करिए कि जयंत चौधरी से समाजवादी पार्टी का झगड़ा क्या हुआ और किस झगड़े के आधार पर उन्होंने यह तय किया कि वो इस इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। अभी तक उन्होंने खुलकर कुछ बोला नहीं है, लेकिन जितना इशारों में बोला है उससे यह दिख रहा था कि कई सीटें लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी खुद चाहते थे और सपा उन सीटों को नहीं दे रही थी। असली झगड़ा तो यह था। और क्या यह झगड़ा कांग्रेस और सपा के बीच नहीं हुआ? क्या यह झगड़ा पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और सपा के बीच नहीं हो रहा है? क्या यह झगड़ा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और पंजाब में नहीं हो रहा? यानी ये झगड़ा बहुत सहज और स्वाभाविक झगड़ा है। ये मतभेद बेहद सहज और स्वाभाविक है।
लेकिन इस मतभेद के बाद दो रास्ते राजनीतिक दलों के सामने निकलते हैं। अगर आप सामने से बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहाना क्या बनाया, तो मैं अभी उसका विश्लेषण कर रहा हूं। पर्दे के पीछे क्या क्या खेल था, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए उसको। तो जरा इसको समझें कि अगर आप ये बहाना बनाते हैं, जो नीतीश कुमार बहाना, अगर मैं इसको नाम दूं तो ये नाम होगा नीतीश कुमार बहाना। मतलब इसका क्या है? हम मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करके पूरे देश में आंदोलन और एकजुटता बनाना चाह रहे थे, और लोग हमारा साथ नहीं दिए, एकजुटता नहीं बनी, इसलिए हम मोदी से ही जाकर मिल गए। ये नीतीश कुमार बहाना, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नीतीश कुमार बहाना कितने लोग बना रहे हैं? उनमें से शायद एक जयंत चौधरी भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जयंत चौधरी एक उभरते हुए युवा नेता है। उनकी अपनी पार्टी पर पकड़ है, बेहद संवेदनशील है, और जिस तरीके से मैं तारीफ करता हूं नीतीश कुमार की, उसी तरीके से मैं तारीफ करूंगा जयंत चौधरी की। आप नीतीश कुमार के बयान ले लीजिए या जयंत चौधरी के बयान ले लीजिए, एक भी जगह आपको नफरत नहीं दिखेगी। और आज की तारीख में अगर किसी नेता में नफरत न दिखे तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी बात है। अब शिकायत केवल ये होगी कि जिसके दिल में नफरत नहीं थी, मोहब्बत की पैरोकारी करते करते वो नफरती लोगों के साथ कैसे खड़ा हो गया। इसकी शिकायत और इसकी आलोचना एक नागरिक के तौर पर भी हम सवाल के तौर पर इन नेताओं से करते रहेंगे। अब इस बात के नीतीश कुमार बहाना पर आए, तो जयंत चौधरी ने कहा कि भाई आप 7 सीटें दे रहे थे और कह रहे थे कि 4 पर हमारा कैंडिडेट रहेगा और 3 पर आरएलडी का कैंडिडेट रहेगा। आपके लोग दबाव डालते हैं, आप इससे नाराज होते हैं और आप चले जाते हैं एनडीए में शामिल हो जाते हैं। अब जरा इसका जवाब कौन देगा कि अगर आप एनडीए में शामिल हो गए तो आपको कितनी सीटें मिली, आपको क्या मिला, किस वजह से आप एनडीए में शामिल हो गए? केवल इस झगड़े से नहीं, ये झगड़ा तो कांग्रेस और सपा के बीच ठीक ठाक लेवल तक उत्तर प्रदेश में था। दोनों ने उस झगड़े से पार पाया ना, लगातार संवाद करते रहे, अपनी नाराजगियों को जाहिर करते रहे, अपनी शर्तों को सामने रखते रहे, बातचीत करते रहे। टूटते टूटते, या इसे यूं कहें कि सत्ताधारी दल की साजिशों के तोड़े जाने की हद तक जाने के बावजूद यह गठबंधन कामयाब हो गया। फिलहाल इसकी घोषणा हो चुकी है। जैन जी, आप अगर इस चीज को देख रहे होंगे तो आपको क्या नहीं महसूस होगा कि 7 सीटों में से 4 सपा अपना कैंडिडेट दे रही थी, 3 आरएलडी की दे रही थी, तो हमें सपा से लड़ना था। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। मैं बार बार इस शेर को कहता हूं, और यह सामान्य बात नहीं है। आप अपने भाई से लड़ रहे थे, आप लड़ते अखिलेश यादव से, आप अपनी दावेदारी को पुख्ता तरीके से रखते, आप कहते कि नहीं 3 नहीं 5 हमारे कैंडिडेट होंगे, दबाव डालते, उनकी शर्तों को पूरा करते कि ये 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में इस समीकरण के मुताबिक ये चुनाव हम जीतेंगे और हमारे अमुक प्रत्याशी होंगे, इसलिए ये 5 सीटें हमें दीजिए। हमें उम्मीद है कि 5 मिल जाती या 4 तो मिल ही जाती, या 5 भी मिल सकती थी, जब ये लगने लगता कि नहीं नहीं भाई है हमारा, जयंत भाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो जोड़ी जयंत चौधरी जी, आपको याद होगा, आरएलडी आई रे, समाजवादी आई रे, कितना माहौल बना था, लेकिन वोट नहीं मिला। विश्लेषण तो आपने भी किया होगा ना जैन जी। क्या वो आरोप सही क्या है कि आपका वोटर ही आपके साथ नहीं था? वो स्वाभाविक तौर पर बड़ी तादाद में ओबीसी की पहचान की बजाय धर्म की पहचान पर हावी होकर के जा रहा था। ये लेकिन नेता का फर्ज है कि किसान आंदोलन, चौधरी चरण सिंह की विरासत और तमाम चीजों पर अपने वोटर को शिफ्ट करना था कि भैया संविधान ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या करोगे। इसलिए ऐसी पार्टी को मत वोट दो जो संविधान बदलने की बात करती है, किसानों को मार रही है। जयंत चौधरी जी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, एक टर्बन पहने हुए पुलिस अधिकारी को जब सामने बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये खालिस्तानी है, तो जो चीख और गुस्सा उस पुलिस अधिकारी के जहन में था, आपने 2 लाइन ट्वीट किया ना कि ये कितना बुरा है।
किसी की पहचान को देख करके उनको ये करने का कि वो सिख अगर है तो खालिस्तानी। जयंत जी आप उन्हीं के साथ चले गए। जयंत जी दिल लगता है आपका, जिस दिल को आपने हार दिया एक राज्यसभा सीट जो कि अखिलेश जी ने आपको पहले ही दे रखी थी। गठबंधन धर्म को निभाते हुए पिछली बार राज्यसभा सीट जयंत जी आप उस भाई भाई के रिश्ते से पाए थे। आप एक अच्छे नेता, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जयंत चौधरी जी आप अच्छे नेता नहीं होते तो उस सिख को खालिस्तानी कहने पर आपको दर्द नहीं होता। आपको दर्द हुआ क्योंकि आप नफरत के नेता नहीं हैं। आप किसान नेता हैं और किसान किसी से नफरत नहीं करता। किसान कमेरा कौम जो हाथ से श्रम करती है वो नफरती लोगों के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? दर्द हुआ ना आपको जब सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है? दर्द होता है ना आपको जब मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है? दर्द होता है ना आपको जब किसान आंदोलन पर गोलियां चलाई जाती हैं? दर्द होता है ना आपको जब एक नौजवान किसान के मारे जाने की खबर आप तक पहुंचती होगी? और सीट नहीं मिली अभी तक कि किन सीटों पर कितना लड़ेंगे। चुनाव तो साहब आप पहले भी हारे थे, चुनाव फिर हार जाएंगे या जीत जाएंगे, मगर आंख से आंख मिला कर कैसे रह पाएंगे कि नफरतियों का ऐसे कठिन और बुरे वक्त में आप साथ देने चले गए। चले भी आओ कि गुलों गुलों में रंग भरे, वादे नौबहार चले, चले भी आओ कि नफरत का कारोबार रुके। मैं अहमद फराज के शेर को थोड़ा बदल करके आपसे एक पैगाम देना चाहता हूं कि गुलों में रंग भरे, वादे नौबहार चले, चले भी आओ कि नफरत का कारोबार रुके। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस समीकरण को आप देखेंगे, किसान आंदोलन को आप देख रहे होंगे, आपका मन नहीं मान रहा होगा, ये मुझे पता है। लेकिन आपके नेता जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री बन जाए, एक स्टेट मंत्री बन जाए, आपके नेता जिसमें से कोई एक चाहता होगा कि केंद्र में मंत्री बनेंगे तो मेरा नाम ना हो। आपके नेता जो चाहते होंगे कि राज्यसभा में जो सीट मिलने वाली है वो मेरी होगी, और आपके कार्यकर्ता चाहते होंगे कि ईडी और सीबीआई से बच जाए, केस मुकदमे जेल जाने से बच जाए, इसलिए आपको दबाव डाल करके एनडीए की तरफ ले गए। पूछिएगा जरा उन नेताओं से, इतिहास में जब इस दौर का मूल्यांकन होगा तो कितना, आप सोचो ना कि तेजस्वी यादव आंख में आंख डालकर जनता के बीच उतर गया। तेजस्वी यादव जैसे नेता शान से घूमते हैं साहब, वो आंख में आंख डाल के बोल लेते हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता वो आंख में आंख डाल करके कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को बचाने के लिए, पीडीए के 90% लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आइए सब लोग एकजुट हो जाएं। अभी देर नहीं हो जैन जी, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंचे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को सोचेंगे जरूर, क्योंकि मैं जानता हूं आप एक किसान कमेरा कौम का एक स्वाभाविक पक्ष रखते हैं, आपके अंदर दिल है जो नौजवानों और किसानों के लिए धड़कता है। नफरतियों के लिए अपने दिल को मत हारिए। देखिए कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जैसा एक नेता आंख में आंख डाल करके अपने नौजवानों से कह रहा है तुम बब्बर शेर हो, डरना नहीं है। 6800 शिक्षक भर्तियों के मामले को पोस्टर उठा करके कह रहा है कि ये बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, ये नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही, ये देखो पेपर लीक करवा रही है। जैन जी आप नहीं बोल पा रहे होंगे, जबकि मैं जानता हूं कि जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं, जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं, इससे ज्यादा तेवर के साथ आप बोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये पक्ष रखा जाए। तो इस चीज को देखिए, और उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है, 17 सीटें कांग्रेस के पास है, 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। एक बात देखिए ना कि मैं बार बार इस गठबंधन को ये कह के देख रहा हूं कि ये गठबंधन सामान्य गठबंधन नहीं है, क्योंकि ये विचारों और ख्यालों का गठबंधन है, ये सपनों का गठबंधन है, और जितने लोगों के स्वप्न साझा हैं, जाति जनगणना, जाति जनगणना राहुल गांधी के भाषणों का कोर है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी की अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग इस बात को बोलते ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने इस बात को बोला ही नहीं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली जानी चाहिए थी कि ये गठबंधन केवल दलों का नहीं दिलों का हो रहा है, और दिलों में दर्द है और सपने हैं। दर्द के दवा के लिए गठबंधन हो रहा है और सपनों के पूरा करने के लिए गठबंधन हो रहा है। दर्द किसानों का है, दर्द नौजवानों का है,
दर्द दलित पिछड़े आदिवासियों का है, दर्द हिस्सेदारी न मिलने का है, दर्द अपमान का है, दर्द बेईमानी का है, दर्द बुलडोजर और भ्रष्टाचार के जरिए जेल में डाले जाने और मुकदमे का है, और स्वप्न जाति जनगणना का है, स्वप्न संविधान को लागू कराने का है, स्वप्न संविधान के साथ समाजवादी मूल्यों को लागू कराने का। इसलिए उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने एक नजीर बनने जा रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता अखिलेश यादव के इस तेवर को, जिसमें कल का ट्वीट आप देखिए ना, कल का ट्वीट साफ कहता है कि एक वैचारिक गठबंधन है, एक विचारधारा जो इस देश को बचाना चाहती है और हजारों साल से जिनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, उस 90% आबादी को उसका हक दिलाना चाहती है। एक विचारधारा जो राहुल गांधी के शब्दों में नजर आती है, उनकी जबान में एक वास्तविक सच्चाई बनकर सामने आती है। एक विचारधारा जो पीडीए की बात करती है, एक विचारधारा जो भारत के संविधान को बचाने की बात करती है। अगर यही विचारधारा मुकम्मल तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुख्ता तरीके से जमीन पर उतर जाए, तो जैन जी आपका मन नहीं लगेगा वहां। नीतीश जी से पूछिएगा, आजकल अगर बात हो आपकी, तो नीतीश जी का भी मन नहीं लग रहा होगा। बीजेपी एक समंदर है। भक्ति आंदोलन के हमारे कवि कहा करते थे, हमारे गुरु बड़े भृंगी। भृंगी एक कीड़ा होता है, और भक्ति आंदोलन के कवियों ने कहा कि जिस कीड़े को अपना बनाना होता है, पहले वो उस कीड़े के ऊपर आता है और जोर जोर से चक्कर लगा के उसके ऊपर नाचता है। भृंगी उसे कहते हैं। और इतना वो नाचता है कि कुछ देर बाद वो दूसरा कीड़ा भी उसी की तरह नाचने लगता है। फिर वो दोनों तीसरे कीड़े के पास चले जाते हैं। संत काव्य का व्यक्ति कहता है, संत हमारा कवि कहता है कि हमारे गुरु इस भृंगी की तरह हैं। जब अपना अपना चेतना, अपना खाब, अपना ज्ञान हमें दे देते हैं, तो मैं भी गुरु की तरह सोचने लगता हूं। राजनीति में यह चेतना तो आप सब में है। इस समय कहां खड़े होना था, जंगल में आग लगी है, और इस कविता के जरिए लोगों तक पहुंचाइएगा। जयंत जी आप भी, नीतीश कुमार जी आप भी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप भी, तमाम वे लोग, ओम प्रकाश राजभर जी, जरा इसको सोचिएगा। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। इस कविता का जवाब, मेरा एक पैगाम समझिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति आपकी बाट जोह रही है। आप नहीं भी होंगे, कल्पना करिए, तो जिस दिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ उतरेंगे, पल्लवी पटेल होंगी साथ में, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी होना चाहिए इन्हीं के साथ में, ओम प्रकाश राजभर जी, आपके लिए भी सेम वही पैगाम है जो जय चौधरी जी के लिए। क्योंकि राजनीति का समीकरण तो आप देख ही रहे हैं। एनडीए ने आपको मंत्री नहीं बनाया ओम प्रकाश राजभर जी, और आज तक, अब तो आचार संहिता लगने वाली है, क्या बीत रही होगी आपके ऊपर। इतना अपमान, इसका 10वां हिस्सा भी अपमान अगर समाजवादी पार्टी में होता, तो आपने क्या क्या नहीं सुना दिया। जरा सामाजिक न्याय के लोग इस बात का जवाब दें कि आपके साथ इतना अपमान होता है तो हमें कष्ट होता है कि आप हमारे नेता हैं, लेकिन थोड़े से पद और ईडी के डर से आप कहां चले गए और इतना अपमान झेल रहे हैं। इस कविता का आखिरी पैगाम उन तमाम लोगों को जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में अभी भी गुंजाइश रखते हैं, कि उन पक्षियों ने जवाब दिया, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन पक्षियों ने कहा कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि सीट बंटवारे के इस समीकरण के बाद जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, पल्लवी पटेल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, संजय निषाद जी, तमाम जी लोग हैं, ये सारे लोग संविधान और सामाजिक न्याय के लिए, समाजवाद और जाति जनगणना के लिए, किसान नौजवान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए गठबंधन के लड़ते हुए लोगों को जब देखेंगे, तो दिल में यही होगा, भले जीते या हारें, खुददारी से आंख में आंख मिलाकर कहेंगे कि जब सबसे मुश्किल वक्त था चुनाव का, तो हम लड़ रहे थे। जब सबसे मुश्किल वक्त था चुनाव का, हमारे साथियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया, अपनी गलतियों के बावजूद हम लड़ रहे थे, हम एकजुट थे,
और हम लड़ने के लिए सामने खड़े थे। तब आपसे लोग पूछेंगे कि आप जिनके साथ गए थे वो तो सीट भी नहीं दे रहे थे। वो आपको ये भी नहीं बता रहे थे कि कहाँ से लड़ोगे, कितने लोग लड़ोगे, आप क्या जवाब देंगे? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।